हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइड। तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स की एक्सप्लेनेशन करना जा रहा हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई से, जहाँ पर हमें एक फ्लैट दिखाया जाता है। इस फ्लैट का नाम 101 ऑरियट टावर्स होता है, जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में हमें एक लड़की रूबीना दिखाई देती है, जो कि अपनी सहेली आरवी को ढूंढ रही थी। आरवी का भी अभी ब्रेकअप हुआ था और इस बात से वो काफी इमोशनल थी और इसी वजह से वो पार्टी में एंटर नहीं करती और एक कमरे में रोती रहती है। रूबीना उसके पास पहुंचती है, जहां पर वो आरवी को सांत्वना ही दे रही होती है कि तभी उस फ्लैट के अंदर लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद वहां एक स्ट्रेंजर पहुंच जाता है और वहां पार्टी कर रहे सभी लोगों को वो मारने लगता है। जिसके बाद रूबीना आरवी से कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी इस फ्लैट से बाहर भागो, लेकिन आरवी पुलिस स्टेशन में फोन कर देती है और वह उनसे मदद मांगती है। पुलिस स्टेशन में फोन कांस्टेबल कदम उठाता है, जहां पर वह कहती है कि सर, हम लोगों की जान को खतरा है। किसी स्ट्रेंज व्यक्ति ने पार्टी में रह रहे सभी लोगों को मारने की कोशिश की है और वह हम लोगों की तरफ कभी भी आ सकता है। जिस पर कांस्टेबल कदम उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। वह अपने एड्रेस देती है। कांस्टेबल कदम कहता है कि पुलिस टीम वहां पर 5 से 7 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी, लेकिन आरवी के पास इतना समय कहाँ था। वह सीरियल किलर आरवी को खींच लेता है और उसके ऊपर हथौड़े से प्रहार करने ही वाला होता है। मरते वक्त आरवी गौतम नाम कहकर बुलाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एसीपी VK गणेशन के ऊपर, जो सभी लोगों को क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में बता रहे थे। वह वहां पर एक सीरियल किलर का एग्जाम्पल देते हैं, जिसका नाम राकेश महातकर है, और वो सभी को बताते हैं कि इस सीरियल किलर राकेश महातकर ने कुल टोटल 18 लड़कियों का मर्डर से किया है। और वह अपने आप को जब भी वह मर्डर करता था तो बहुत गुड समझता था। कोई भी सीरियल किलर अपने आप को एक हीरो समझता है कि वही अपने स्टोरी का एक हीरो है, लेकिन वास्तविकता में वह सभी लोगों के लिए एक विलेन होता है। इसके बाद हमें गौतम मेहरा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। गौतम मेहरा इंडस्ट्रियलिस्ट दिवेश मेहरा का बेटा होता है और वह बहुत ही अय्याश होता है। जहाँ पर 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। गौतम मेहरा अपनी एक्स की शादी में जाता है, जहां पर उसकी शादी के बीच में वो काफी बखेड़ा खड़ा करता है। उसके फादर उसको मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गौतम उन सभी लोगों को धूल चटा देता है। और इस बीच उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वह यह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी भी उसके मन में गौतम के लिए प्यार है। और ऐसा कहकर वो सबके सामने ही गौतम को किस कर लेती है। अब गौतम को उस लड़की की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी जीत को ही मानता था और उसको जीतना था, इसीलिए वह यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने आया था। वह उस लड़की को मंगेतर से कह देता है कि अब तुम इससे शादी कर सकते हो, क्योंकि मैं जीत गया और मरना तो चलेगा लेकिन हारना नहीं। ऐसा कहकर वह पार्टी से वापस जाने लगता है। तभी उस लड़की का मंगेतर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर वह उसको भी मार के वहां से चला जाता है। जिसके बाद गौतम मेहरा का घर का सीन आता है, जहां पर दिवेश मेहरा गौतम की इस हरकत से काफी नाराज है और वह अपने बेटे के सारे कार्ड्स और ATM को ब्लॉक भी करा देते हैं। और दिवेश मेहरा को यह भी पता चलता है कि एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो कुछ भी गौतम ने शादी में किया उसको रिकॉर्ड कर एक वीडियो बनाया है और साथ ही उसमें वह डांस परफॉर्मेंस भी दे रहा है। यह वीडियो काफी तेज से वायरल हो रहा था और इसी की वजह से दिवेश मेहरा की रेपुटेशन काफी धूमिल हो रही थी। यह सभी की वजह से वह उसे घर से भी बाहर निकाल देते हैं। जाते वक्त गौतम कहता है कि एक दिन मैं अपने हिस्से की सब कुछ यहाँ से लेकर जाऊंगा और उस दिन आप हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। ऐसा कहकर वह घर छोड़ देता है। जिसके बाद गौतम एक लड़की से मिलता है और इस लड़की का नाम आरवी है। यही लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में गौतम को यूज कर काफी रेपुटेशन हासिल की है और साथ ही साथ कई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को इकट्ठा किया है। वह एक सिंगर बनना चाहती थी और वहां एक शो देखने आई थी, जो कि सेलिब्रिटी किरण का था, जहां पर वो किरण से मिलने को काफी उत्सुक होती है और उसके पीछे गौतम मेहरा पड़ जाता है। और गौतम उस लड़की से कहता है कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वह उसे एक मेगा स्टार बना सकता है। वह उसकी बात पर यकीन नहीं करती। जहां पर वो सेलिब्रिटी किरण आ जाती है और वो गौतम को देखती है तो किसी को ध्यान नहीं देती और शायद गौतम के ही पास जाकर के
खड़ी हो जाती है। उसे देखकर आरवी को भी यह यकीन नहीं होता है कि गौतम की आखिर इतनी रेपुटेशन थी। जहाँ पर गौतम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसको हर रास्ते से हटा भी सकता हूँ। तो वह कहती है कि तुम यह कैसे करोगे, जिस पर गौतम कहता है कि तुम बस देखती जाओ। रात का समय आता है जहाँ पर किरण के कमरे में वो अकेले बैठी होती है और तभी फ्लैट की लाइट चली जाती है। लाइट के बीच में एक मास्क पहने हुए एक व्यक्ति उसके कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर वह उसे कुछ देर के लिए टॉर्चर करता है और फिर उसके बाद लाइट आ जाती है। जिसके बाद गौतम उसके कमरे में आता है और वह पूरी तरह से उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने लगता है हमले करने की कोशिश की है, इसलिए कल तुम्हारा कॉन्सर्ट में जाना सेफ नहीं है। जिसकी वजह से उसके सारे कॉन्सर्ट को कल के दिन कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह पर आरवी को कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए कह दिया जाता है। अब आरवी कॉन्सर्ट में जाती है जहाँ पर वो सभी लोगों का मनोरंजन करती है और काफ़ी गाना गाती है, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और आरवी इसी दौरान गौतम के भी काफ़ी नज़दीक आ गई थी। गौतम आरवी से कहता है कि अब उसका काम पूरा हो चुका है, क्योंकि वो जो भी लाइमलाइट आरवी को देना चाहता था उसमें वह सफल हो गया। और फिर ऐसा कहकर वह कहता है कि अब उसको जाना होगा, लेकिन आरवी से रोक लेती है कि मैं अगर कहूँगी तभी तुमको यहाँ से जाना है। जहाँ पर वह अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसे केवल आरवी का दिल जीतना था। इसकी वजह से वो वहाँ रुक जाता है जहाँ पर आरवी और गौतम के बीच में इंटीमेट सीन होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आरवी एक क्लासिकल सिंगर बालकृष्ण शास्त्री की बेटी है, लेकिन वह उसकी नाजायज बेटी है और बालकृष्ण शास्त्री उसकी माँ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इस बात से वह काफ़ी दुखी थी, जिस पर वह गौतम से यह बताती है कि वह सिंगर इसीलिए बनना चाहती है क्योंकि एक दिन जब वह भारत के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करे तो वहां पर बालकृष्ण शास्त्री उसे गर्व से अपनी बेटी कहकर बुला सके। लेकिन वह अपने फादर के पास उस दिन जाएगी और कहेगी कि तुम मेरे फादर नहीं हो, और ऐसा कहकर वह उन्हें अपमानित करके वापस आना चाहती है। इस बात को सुनकर गौतम को भी काफी बुरा लगता है और वह कहता है अपने इस प्लान में कामयाब जरूर होगी। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन हम रूबीना को देखते हैं, जो कि आरवी के पास पहुंचती है और उसे काफी नाराज होती है और कहती है कि क्या तुमने आज सवेरे का शो देखा है, जहां पर न्यूज में बालकृष्ण शास्त्री को मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी जो फोटो वायरल हो रही है, आप उस लड़की को जानते हैं? जहां पर बालकृष्ण शास्त्री साफ साफ मना कर देते हैं कि वह फोटो मुझसे संबंधित नहीं है, मैं नहीं जानता कि मेरी ऐसी कोई फैमिली थी, मेरी केवल एक ही फैमिली थी और मैं उसे ही बहुत प्यार करता हूँ। जो फोटो वायरल हो रही थी वो वास्तव में आरवी की ही मोबाइल फोन पे रखी हुई थी, जिसे आरवी समझ जाती है कि गौतम बदला ले रहा था और इसी बदले के चलते उसी ने इस फोटो को वायरल किया और वह इस चीज को सोचकर काफी दुखी होती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हम देखते हैं डीएसपी राठौर को, जो कि उस दिन आरवी के मौत वाले इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, जहां पर आरवी अपने आखिरी वक्त में गौतम का नाम लेती है, जहां पर राठौर सबके सामने कह देते हैं कि पक्का गौतम ने ही इसे मारा होगा। जिसके बाद वह सभी पुलिस वालों को गौतम के घर पर पहुंचने के लिए कह देते हैं और उसे हाउस अरेस्ट करने के लिए भी कह देते हैं, जहां पर गौतम के पास सभी पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन गौतम चालाक था, उसने पहले से ही ओवन में 2 बोतल्स को रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, बोतल गर्म होकर वहां पे ब्लास्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के अंदर सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं और गौतम खिड़की से बाहर कूद जाता है। जिसके बाद गौतम वहां से निकलने में भी कामयाब हो जाता है। डीएसपी राठौड़ और बाकी सभी टीम के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और इधर वीके गणेशन एक जोरदार हंसी हंसता है, जिसको देखकर डीएसपी राठौड़ को गुस्सा आता है और वह पूछता है कि सर आप ऐसा हंस क्यों रहे हैं। जहां पर वीके गणेशन बताता है कि जिस भी किलर ने आरवी को मारा वो कोई सामान्य किलर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है, क्योंकि वो जितनी भी लड़कियों को मारता था उसके पीछे एक स्माइली फेस और एक डायमंड डिजाइन छोड़ करके जाता था। यानी तुम्हारा पंगा इस बार कोई आम आदमी से नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर से है, इसलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जारी रखो। और ऐसा कहकर वो वापस चला जाता है। अब इधर हम एक कैब ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम भैरव पुरोहित है। उसे पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस वाले
आरबी के फ़ोन में रखे हुए सारे नंबर्स के लोगों को अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते थे। इसीलिए उस फ़ोन में एक कॉल भैरव पुरोहित का भी था। भैरव पुरोहित से वह उसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पर वह कोई जवाब नहीं देता और वह अपने पुराने ख्यालों में डूब जाता है, जहाँ पर 6 महीने पहले का ही सीन दिखाई देता है। भैरव, जो कि एक कैब ड्राइवर था, उसे एक लड़की पसंद थी जिसने उसके कैब में पहले भी कई बार राइड की थी। उस लड़की का नाम रसिका है। वह क्लोथिंग शॉप में है और जहाँ पर वह सभी कस्टमर को खरीदवाती है। कैब ड्राइवर भैरव पुरोहित उसे काफी पसंद करता था और इसीलिए वह उसके पास जाता था, उसको देखता था, जिससे उसका मैनेजर यह कहता था कि आखिर ये तुमको बार बार देखता क्यों है। जहाँ पर रसिका कहती है कि ये मुझे पसंद करता है और सर देखिए मैं आज इसको कैसे लूट के आती हूँ। जहाँ पर वह भैरव के पास जाती है और उसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदवा देती है, जिससे कंपनी को काफी फायदा होता है और उसका बॉस भी इस बात से काफी खुश था। रास्ते में वही कैब ड्राइवर भैरव मिलता है, जिसकी गाड़ी में वो बैठ जाती है और फिर कहती है कि मुझे घर तक छोड़ दो। जब रास्ते में वो गाड़ी चलाने लगता है तो रसिका उससे उसका नाम पूछती है, जहाँ पर वो अपना नाम भैरव बताता है और साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि यह जो कैब वो चला रहा है वह उसकी नहीं है, बल्कि वास्तव में यह कैब सतीश नाम के उसके एक दोस्त की है। और साथ ही साथ वो जू में भी काम करता है, क्योंकि उसे अच्छी खासी इनकम चाहिए और ये जो शॉपिंग वो करता है उसका खर्चा निकालने के लिए जू से ही काफ़ी पैसा उसे मिलता है, जिसके बाद वह उसे घर तक छोड़ देता है। इधर हम देखते हैं कि रसिका और भैरव के बीच में प्रेम बढ़ने लगता है और रसिका भी मन ही मन उसे पसंद करने लगती है, जिसके बाद सतीश भैरव को छेड़ने के लिए शेर को खुला छोड़ देता है और फिर जब भैरव उसे डर कर बाहर गिर जाता है तो वह शेर को अंदर बंद कर देता है। अब इधर हम देखते हैं कि सतीश जो है वो अपने बेटे को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके जन्म के ही पहले उसकी माँ खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और उसका बेटा जब उसे कहता है कि आज मुझे स्कूल छोड़ने जाओ, तो वह उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाता, बल्कि कह देता है कि तू अपनी माँ को खा गया और अब मेरा दिमाग मत खा। जिसके बाद वहाँ पर भैरव आ जाता है और वह उस लड़के को ले करके उसके स्कूल तक छोड़ देता है। जिसके बाद भैरव रसिका के पास जाता है और रसिका और भैरव के बीच में फिर से बातचीत होने लगती है। रसिका भैरव को भी अब पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उसके लिए वॉचेस और कई प्रकार की चीज़ें खरीदती है। जहाँ पर रसिका की निगाह एक रिंग पर पड़ती है, लेकिन रिंग कॉस्टली होने की वजह से वह भैरव से कहती है कि यहाँ से चलो। लेकिन भैरव यह समझ जाता है कि वह रिंग को देख रही है और वह ठान लेता है कि वह इस रिंग को उसके लिए जरूर खरीदेगा। रास्ते में रसिका भैरव की गाड़ी चलाती रहती है, जहाँ पर दो लड़के बाइक से उसके गाड़ी को क्रॉस करके चले जाते हैं, जिससे रसिका काफ़ी नाराज हो जाती है और फिर वह अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज करती है और उन लड़कों के बाइक पर टक्कर मार के उन्हें ज़मीन पर गिरा देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि कहाँ खो गए, तो वह बताता है कि सर मैं कुछ नहीं जानता, आरवी मैडम को मैंने कुछ दिन पहले अपनी कैब में छोड़ा था, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं पता है। जहाँ पर वह उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद गणेशन इन सभी चीज़ों को देखता रहता है और फिर वहाँ पर न्यूज़ में एक लड़का आता है जिसका नाम आशु है और वह न्यूज़ वालों को यह बताता है कि वास्तव में उसने आरवी के कातिल को देखा है, क्योंकि आरवी के कातिल ने ही उसकी गर्लफ्रेंड का भी खून किया है और वह एक स्माइली किलर है, जिस पर वीके गणेशन को शक होता है और वह कहता है कि डीएसपी राठौड़, मैं और तुम जानते हैं कि वह स्माइली छोड़कर जाता था, लेकिन इस लड़के को कैसे पता चला। और इस बात से वह अनुमान लगा लेता है कि उसको वास्तव में स्माइली किलर ने ही भेजा था। जिसके बाद वह टीम को उसके पीछे जाने को कहता है और मीडिया में जब फ़ोन करता है तो वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स उससे यही बताते हैं कि वह लड़का पहले ही जा चुका है। अब वह लड़का स्माइली किलर के पास जाता है, जहाँ पर वह कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का खून करके मेरे ऊपर एहसान किया है और इसीलिए मैंने तुम्हारा आज काम कर दिया। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू और फिर स्माइली किलर उसे उठाकर ट्रेन के आगे फेंक देता है। अब हमें ये पता चलता है कि उस लड़के का पीछा गौतम पहले से ही कर रहा था, इसलिए वह भी स्माइली किलर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर एक ट्रेन रुकती है और स्माइली किलर और गौतम उस ट्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं। उन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है, जहाँ पर गौतम को स्माइली किलर काफ़ी ज़्यादा मारता है और वो बेहोश होने लगता है। जिसके बाद स्माइली किलर उससे कहता है कि मैं तुमसे आज
नहीं लड़ना चाहता और मैं तुम्हें आज जान से नहीं मारना चाहता है, क्योंकि तुम एक दिल टूटे हुए आशिक हो। तुम आरवी को ये नहीं जानते कि वो कितनी खतरनाक थी। और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन गौतम उसके बैग के शर्ट को पकड़ लेता है और फिर उसको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ट्रेन की दरवाजा बंद हो जाने की वजह से उसका हाथ वहां से बाहर हो जाता है और स्माइली किलर का जैकेट ट्रेन के दरवाजे में ही फंस जाता है। वह उसके जैकेट को पकड़े रहता है और उससे कहता है कि जिस दिन मैं तुम्हें मिला मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि आज तूने मुझे छोड़ दिया है और मैं जब भी पाऊंगा तुझे स्माइली किलर तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसके बाद स्माइली किलर अपने जैकेट को छुड़वाता है और वह एक ट्रक के ऊपर कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। जब वह वापस अपने कैब के अंदर आता है तो इस कैब में स्माइली किलर कोई और नहीं बल्कि भैरव होता है और भैरव पुरोहित को अपनी गर्लफ्रेंड रसिका दिखाई देती है। जहाँ पर रसिका कहती है कि क्या तुमने उसका काम तमाम किया, तो भैरव कहता है कि नहीं, अभी उसके जीने के कुछ दिन और भी बाकी हैं। जिसके बाद हमें कुछ लड़के दिखाई देते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से कर रहे थे। वह सभी पुलिस ऑफिसर्स उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, जहां पर वो लड़के काफ़ी खुशी से बताते हैं कि वो स्माइली किलर को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि स्माइली किलर ने उनकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी अच्छा सबक सिखाया। उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर चीट करके किसी और मर्द के साथ रह चुकी हैं। इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि स्माइली किलर ने उनकी गर्लफ्रेंड को मारा है तो वह उसके लिए काफ़ी खुशी की बात थी और वह ये चाहते थे कि स्माइली किलर इसी तरह जिंदा रहे और बना रहे। जिसके बाद हम देखते हैं वीके गणेशन को, जो कि मीडिया के सामने कहता है कि जहाँ कहीं भी गौतम है वह संभल जाए और हमें सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर मैं उसे खुद वहाँ लेने पहुँच गया तो फिर ये जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और वह गौतम को धमकी देता है। ये सभी बातें गौतम सुनता रहता है और गौतम 3 महीने पहले के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गौतम ने अपने फादर को करीब 3 महीने पहले जितनी भी उसकी संपत्ति थी उसका सारा ब्यौरा उनसे ले लिया था और उसके फादर को उसे सारी संपत्ति सुपुर्द करके बाहर जाने ही पड़ा। जहाँ पर जाते वक्त वो अपने बेटे से हाथ मिला रहे थे कि लो आज तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पर गौतम अपने फादर से कहता है कि देखिए डैड, आज मैं जीत गया और आप हार गए। जिस पर उसका फादर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि बेटा, प्यार में कभी भी जीत या हार नहीं होती, ना प्यार कभी मरता है और ना कभी हारता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आज तुम हार गए, जीते नहीं हो। इस बात को सुन करके गौतम को काफी दुख होता है। जिसके बाद वह याद करता है आरवी को और अपने द्वारा किए गए सभी गुनाहों को जो आरवी भुगत रही थी। इधर हम आरवी को देखते हैं जिसका मन अभी टूटा हुआ है, लेकिन वह किसी तरह से अपने आप को उठाने का प्रयास करती है। यह इंसिडेंट होने के बाद कि बालकृष्ण उसके फादर हैं, सारी बड़ी कंपनियों ने उसके पीछे से अपने हाथ को खींच लिया था, लेकिन फिर भी आरवी धीरे धीरे सिंगिंग करती है और उसको इंस्टाग्राम के ही लाइव की वजह से इतनी ज़्यादा रेपुटेशन मिल जाती है कि उसको कई जगहों पर सिंगिंग करने का फिर से मौका मिलने लगता है और वह फिर से एक बार अपने करियर को ऊंचा उठाने लगती है। जिसके बाद रात को सेलिब्रेशन की पार्टी होती है, जहां पर हम गौतम को देखते हैं। गौतम उस पार्टी में दारू पी रहा होता है, तभी उसकी निगाह अपनी एक्स पर पड़ती है जो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी। वह वही एक्स थी जिसके शादी में जाकर गौतम ने पहले बहुत बवाल किया था। वह उसके हस्बैंड के ऊपर शैंपेन डालकर वहां से जाने लगता है, जहां पर आरवी उसे दिख जाती है और उसके एक्स गर्लफ्रेंड का पति उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस बार वो आरवी को लव करने लगा था, इसलिए वह उसके पति के ऊपर कोई हाथ नहीं छोड़ता। उसका पति उसे काफी मारता है, जिसके बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली कोई और नहीं बल्कि आरवी ही होती है। जहां पर आरवी उससे कहती है कि वह अपना ध्यान रखे और ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। उसे रास्ते में गौतम रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुमने मेरी जान बचाई ही क्यों। जहाँ पर वह कहती है कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में थे। वह उसे कहता है कि मैं तुमसे जीत गया था और जब तुम मुझसे हार गई तो वापस क्यों आई हो। तो वह कहता है, जिस पर आरवी कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझसे जीत गए लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस प्यार के चलते मैं तुमसे हारना भी पसंद करूँगी, लेकिन तुम केवल और केवल मुझसे बदला लेते रहे।
और इसीलिए अब मैं और तुम साथ नहीं रह सकते। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है, जिस पर गौतम को अपने भूल का पश्चाताप होता है और वो आरवी के पीछे दौड़ता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ रहो। वह बार बार यह चीज को कहता है, लेकिन आरवी नहीं सुनती है और वह कैब पर बैठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में एक पुलिस ऑफिसर वीके गणेशन को बताती है कि सर, जो ट्रेन में स्माइली किलर और गौतम के बीच में फाइट हुई थी उसकी फुटेज हमारे पास है। जहां पर वो सारी फुटेज को वीके गणेशन अपने पास भेजने के लिए कह देता है और वह कहता है कि ये सारी फुटेज मेरे पास भेज दो और किसी भी को नहीं बताना कि मेरे पास है, क्योंकि मुझे इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी है। जहां पर वह ऐसा ही करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं उसी भैरव को, जहां पर 3 मंथ पहले की बैक स्टोरी आती है, जहां पर वह लोनावला में अपनी गर्लफ्रेंड रसिका को ले जाता है और फिर उसके बाद वह रसिका से शादी करना चाहता है और इसीलिए वह एटीएम से पैसे निकालकर उसके लिए शादी का जोड़ा खरीदता है और उसके हाथ में वही रिंग होती है जिसको रसिका ने कभी पहले पसंद किया था और वह उसे शादी करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन एटीएम से पैसा निकालते हुए उसे कुछ गुंडों ने देख लिया था जो उसके पैसे को लूटना चाहते थे, इसलिए वह उसे उसी की कैब के अंदर बैठा के बंधक बना लेते हैं और फिर उसे लूटने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उसे रसिका की बात ध्यान आती है कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और जमकर मुकाबला करना चाहिए। जहां पर वो सभी गुंडों को बहुत तेज मारता है और उन सबको सबक सिखाता है। जिसके बाद वो सभी लोग उसे पैसे और रिंग हैंड ओवर करने लगते हैं, लेकिन वो केवल रिंग को ही अपने हाथ में लेता है। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। अब रात के समय में जब वो लोनावला के अपने कमरे के अंदर पहुंचने ही वाला होता है कि वह अतुल को देखता है, जो कि रसिका का बॉस था और रसिका का बॉस अतुल रसिका के साथ इंटीमेट होता रहता है। यह सब सीन वो अपने आंख से देखता है और उसे काफी दुख होता है। जिसके बाद वो रोते हुए अपने सतीश के यहाँ वापस आता है, जहाँ पर सतीश का बेटा उससे कहता है कि जो लोग चले गए उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिर नेक्स्ट डे भैरव पुरोहित रसिका को पिकअप करने जाता है, जहाँ पर रसिका उसे छूने की कोशिश करती है और भैरव पीछे हट जाता है। अब रसिका को पता चल जाता है कि भैरव ने अतुल के साथ उसे देख लिया था, इसलिए वह कहती है कि वह अतुल उसके साथ जानबूझकर गलत करना चाहता है और इसीलिए उसके पास कुछ प्राइवेट वीडियोस और फोटोज भी उसकी थी, इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ा। तुम मेरी मदद करोगे? जहाँ पर भैरव तुरंत तैयार हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वह उसके ऊपर जोर से हंसती है और कहती है कि तुम कितने डिसेंट हो, मैं तुमसे मजाक कर रही थी, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि मैं अतुल को पसंद करती थी, इसलिए अगर तुम ये चीज़ सोचते हो कि तुम अच्छे हो और अच्छे लोग हीरो को तरह बने रहेंगे, मुझे मजबूर पाओगे और फिर तुम मेरी लोगों से रक्षा करोगे और मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी, ये सब हीरो वाली बात है। मुझे विलेंस पसंद है और मैं विलेंस की तरह रहना चाहती हूँ। कोई भी हीरो कभी भी विलेन से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। जिसके बाद वह ऐसा कहती है और फिर उसे रास्ते में एक लड़का मिल जाता है। उस लड़के को वो कैब में शरण देते हैं, जहाँ पर वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी। वह काफ़ी परेशान रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए काफ़ी डेस्परेट रहता है। वह उसके पैर तक पकड़ता है, लेकिन वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती। जिस पर रसिका भैरव से यही कहती है कि देख रहे हो ये लड़का उसे कितना पसंद करता है, लेकिन वह इसको कुछ भी नहीं मानती अपने आगे। इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए जो हम पर चीट कर रही हो और जो किसी के सच्चे प्रेम को ना समझ पाए। इसलिए तुम्हें क्या नहीं लगता, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस लड़के को मार कर तुम वहां से बाहर निकाल दो, या इस चीट कर रही लड़की को सबक सिखाओ और इसे जान से मार कर उस लड़के के सामने हीरो बन जाओ। जहां पर वो ऐसा ही करता है और उस लड़की को उसके ही बॉयफ्रेंड के सामने मार देता है और वह उसका पहला मर्डर होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे देख कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वह इस तरह के कई सारे मर्डर्स करने लगता है और अब अंतिम बारी होती है आरवी की, जहां पर आरवी उस दिन जब गौतम से लड़ाई की उसके बाद जिस कैब में वो बैठी थी वह कैब किसी और की नहीं बल्कि भैरव की थी। उस कैब में वह बार बार आरवी का नाम पुकार रहा था
और इसीलिए भैरव सोच लेता है कि आरवी भी बाकी सभी लड़कियों की तरह गौतम के ऊपर चीट कर रही थी और इसीलिए वह उसके पीछे पड़ जाता है। जब आरवी अपने घर में अकेले होती है तो फिर हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लैट के अंदर लाइट चली जाती है और लाइट को बंद करने का काम भैरव करता है और भैरव फिर टावर में चढ़ जाता है और वहां से डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और सभी लोगों को जान से मार देता है, इंक्लूडिंग आरवी। लेकिन वह आरवी को जान से नहीं मारता बल्कि वो सेफली उसको एक जगह पर बचा करके रखे रहता है। सीन प्रेजेंट में आती है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर वीके गणेशन को ये बताती है कि सर, फेसबुक में मैंने तलाशा और वहां पर स्माइली किलर ने कई लोगों को कमेंट किया है, जहां पर आरवी का वीडियोस उसने कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से देखा और जिस अकाउंट से सोशल मीडिया के वो सारे वीडियोस देखे गए वह उसका एड्रेस 7 आइलैंड जुब है कूरा में है। और ये सभी चीज़ों को गौतम भी अपने कानों से सुन रहा था, जहाँ पर गौतम अकेला ही वहाँ पर स्माइली किलर को मारने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन स्माइली किलर वास्तव में वीके गणेशन के घर के सामने खड़ा रहता है जो कि उस सब बातों को सुन रहा था और इधर वीके गणेशन को स्माइली किलर जान से मार देता है। जहाँ पर जैसे ही गौतम बाहर निकलता है रास्ते में उसे सारे पुलिस वाले मिलते हैं जो उसके एनकाउंटर को करने के लिए बेकरार हैं और सभी उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से गोलियां से बचकर पहुंच जाता है जू आइलैंड में, जहां पर हम देखते हैं आरवी को जो कि अपनी जान बचाकर किसी तरह भागने का प्रयास करती है, लेकिन वह गौतम को रास्ते में देख लेती है और फिर वह डर जाती है क्योंकि वह यह समझती थी कि गौतम ने ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जिसके बाद वह वापस आती है तो वह वहां पर भैरव से टकरा जाती है। वह भैरव से कहती है कि किसी तरह वह उसकी जान बचा ले, जहां पर भैरव कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वही उसकी जान को मार करके किसी तरह से गौतम के साथ न्याय कर सकता है और इसलिए वह उसे उठा करके जू के अंदर ही बने एक कमरे में पटक देता है। जब सतीश इस सब चीज़ों को देखता है तो वह सतीश को भी जान से मार देता है। जिसके बाद गौतम और स्माइली किलर फेस टू फेस आते हैं, लेकिन इस बार गौतम स्माइली किलर का कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने शरीर में भी एक चाकू लगवा लेता है, जिससे पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। और सतीश का छोटा बेटा भी झूठ बोल देता है कि पापा ने जबरदस्ती ही सारी लड़कियों को जान से मारा और वो उनकी गर्लफ्रेंड्स थी और आरवी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। वो अपने फादर को ही झूठा साबित कर देता है भैरव की जान बचाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह आरवी को ले जाकर भैरव एक कमरे के अंदर उसे टॉर्चर करता है, उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। और यहाँ पर भैरव के साथ उसकी गर्लफ्रेंड रसिका भी मौजूद रहती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह बाहर भाग रही होती है तो वह उसके पीछे फिर से पड़ जाता है। लेकिन इस बीच एंट्री हो जाती है गौतम की, जहां पर गौतम उससे कहता है कि अब तू फेस टू फेस मुझसे लड़, क्योंकि मैंने तुझसे कहा था कि अगली बार मैं अगर तेरे सामने आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जहां पर गौतम और भैरव की लड़ाई होती है। इस बार भैरव फिर से गौतम के ऊपर बहुत मजबूती से लड़ता है और उसे काफी मारता पीटता है और लगभग भैरव गौतम को हरा ही देता है। लेकिन गौतम उससे कह देता है कि देख, यहाँ पर कोई भी तेरी गर्लफ्रेंड मौजूद नहीं है। और वह रसिका की तरफ देखता है, लेकिन वह रसिका वास्तव में मौजूद नहीं रहती। जहाँ पर वह कहता है कि रसिका तो कोई थी ही नहीं, तूने उसे कब का पहले मार दिया था और इसलिए तू अभी इस बेमतलब की दुनिया में जी रहा है कि रसिका तेरे साथ मौजूद है। रसिका तो कभी वास्तव में तेरे तरफ थी नहीं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वह उसके माइंड की एक इमेज थी, बल्कि रसिका उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। जिस लड़की रसिका से वो मिलता था उस लड़की ने एक बार कैब में उसके साथ बैठी थी, जहाँ पर वह रसिका उसको बताती है कि वह वास्तव में अतुल को पसंद करती है, जो उसके ऑफिस में उसका बॉस है। इसलिए क्योंकि वह उसके प्यार करता है और साथ ही साथ इसलिए वह अपनी बीवी को भी उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार है। जिस बात को जब भैरव सुनता है तो उसको काफ़ी नाराजगी होती है और इसकी वजह से जब रसिका वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो भैरव उसके कस के गले लगाता है और इतनी ज़ोर से उसे गले लगाता है जिसकी वजह से रसिका का दम घुट जाता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद वह उसकी लाश को अपने हाथ में उठा करके एक फ्रीज़र के अंदर डाल देता है
और वह उसकी सारी माइंड में इमेजेस को क्रिएट करने लगता है और उसी के बारे में सोचता है कि रसिका हमेशा से ही उसके साथ थी। जब यह बात गौतम उसको बार बार बताता है तो वह उसको और मारने लगता है और कहता है कि अब मैं बचे हुए सभी लोगों को जान से मार दूंगा। जहाँ पर वह उसको ऊपर घूंचा उठाता है तभी गौतम उसको पकड़ लेता है और कहता है कि प्यार कभी मरता नहीं और न कभी हारता है। जिसके बाद उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रसिका को पास वापस जाने के लिए मरने को भी तैयार है और साथ ही साथ वो जू में रखे हुए शेर के सामने पहुंच जाता है, जहां पर शेर उसके ऊपर अटैक कर देता है और भैरव मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में गौतम अपनी गर्लफ्रेंड आरवी को लेकर के वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमको मूवी के सबसे लास्ट और एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि राकेश फिर से वापस आ गया है और राकेश कहता है आपको फिर से शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और ऐसा कहकर हंसता है और इसी के साथ भैरव की आंखें खुल जाती हैं और फिर मूवी एंड हो जाती है। तो कैसे लगा आपको एक्सप्लेनेशन? इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।